मेरा नाम फरहीन है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है? मेरी और भी बहनें थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थी कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात को सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त बाजारों में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मजा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सब लोग तुझे देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना, तो घर बैठ हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था अगर मैं ऐसी थी तो? बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई भी चीज खाने नहीं देती थी। मुझे इमली या अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये सारी चीजें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी कि पहले ही तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीजें खाएगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी एक कजन ने मुझसे बड़ी ही उल्टी बात कर दी। इसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुमसे तो कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। मैं इससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसको तो आप कभी भी कहीं नहीं लेकर जाती। कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेके वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस इस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला करती। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने के बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा कि एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पुरसुकून हो गई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार रहना। ये सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और वो जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये भी बात भूल गई थी कि मैं भी उनकी औलाद हूँ, वो भी सबसे छोटी। लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी, इसीलिए तो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काले कपड़े पहन लिए।
मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, अम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा कि ये सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा कि इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा कि ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा कि वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो इस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि अम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा कि संभालना अपने आप को, छुपा के बैठना। मुझे इनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ, फुफ्फी और दादी आई थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा कि ये लोग तो ज्वाइंट फैमिली वाले हैं और इनका घर मर्दों से भरा हुआ है, क्या बनेगा तेरा? वहाँ तुझे अपने आप को इस तरह से छुपा के रखना पड़ेगा जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें नजर आती थी, वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह से मुझ पर हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा ही रद्द अमल देना था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया था। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि बहन बुरा ना मनाइए, लेकिन आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो सबसे छोटी है, वो तो चौथी वाले की पढ़ाई चल रही है और पढ़ाई में बहुत लायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा, ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं और ये बेचारी रुल सी गई है। ये बिल्कुल वैसी लग रही है, ये तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, अब इससे ज्यादा और क्या होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है, हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों को भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफी चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे और फोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। उन्होंने कहा कि तेरे सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा। मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। इसने कहा कि तुम्हारी दवा आ गई है। मैंने कहा कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, वो लोग मुझे पसंद करके नहीं गए, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पगली, ये आखिरी रिश्ता थोड़ी था, तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आएंगे, तब तक तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट बन जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली थी। फिर मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया था कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मैं अपनी होशो हवास से बेगाना हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई, उन्होंने मेरे मुंह पर रख के थप्पड़ मारा। मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर में पड़ी थी, मेरी हालत भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती कि कौन से बाहर के मुल्क से तूने गोलियां मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तू खा रही है और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर सबको अपना आप दिखा रही है। तू सबको बताना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी मोटी ताजी लड़की हूँ। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो सकता था, मगर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें अपनी अम्मी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसक सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बहा दिया।
میں رونے لگی، مگر امی نے مجھے دیکھا تک نہیں اور میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سب گھر والے مجھ سے ناراض تھے، مجھ سے کھانا بھی نہیں پوچھتے تھے، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ پھر بھی میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن لڑکے کی ماں کی آنکھیں کمزور تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بھانجی بھی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہمیں پسند ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، میں نے کوئی بات نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھیں کہ اگر تمہاری ساس کی آنکھیں کمزور نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے ہاں نہ بولتی، اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی عمر تو کم تھی، اسے کیا پتا کہ تمہارے کیا حالات ہیں۔ اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے ساتھ ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی، اس نے بھی کہنا تھا کہ کیا تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ